कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYP सेमेस्टर 2 AC हिंदी के पेपर में जो सवाल आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में वो सवाल बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर आप ये सारे सवाल करके चले जाते हैं तो आपका 50 में 50 नंबर आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो शर्तें यही है कि आप अपना सिलेबस को बस पूरा करिएगा। जितना चैनल पर प्लेलिस्ट पर देखिए वीडियो बनाओ सबको देख लीजिएगा, तो खुद ब खुद आपसे ही बच्चे बोलिए हाँ भैया इतना हम लोग पूरा पढ़ लिए, अब आराम से लिख सकते हैं पेपर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिएगा पसंद आए तो, और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना चेक कर सकते हैं ताकि कोई भी अगर अपडेट आएगा मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना कर सकते हैं। ये सवाल PYQ में आया हुआ था और हमने पिछले साल पढ़ाया हुआ था, तो ये आया गया था पेपर में। इस साल भी बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट करके यहाँ पर कि समास की आपको परिभाषा देनी है, साथ ही साथ इसमें द्विगु समास और जो बहुब्री समास है इनका उदाहरण देख के वर्णन सहित उदाहरण भी, मतलब वर्णन तो करना ही, साथ ही उदाहरण सहित यहाँ पर व्याख्या करने बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं समास होता क्या है। ठीक है, जैसा कि समास की अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें तो हमारी भारतीय भाषाएं जितनी भी है, जिसमें विशेषकर अगर संस्कृत और हिंदी में समास का अत्यधिक महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो संस्कृत और हिंदी में हमारे पास है। समास शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ मतलब अर्थ निकालने जाते हैं शाब्दिक अर्थ, तो इसका मतलब होता है संक्षेपण या फिर छोटा करना जिसे कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उस नए शब्द से जो मूल शब्दों की जो विभक्ति चिन्ह जो लुप्त हो जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, हमारे पास समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास पाणिनि जी ने एक समास की परिभाषा दी थी, सुपा सुपर समास, अर्थात जब सुप यानी विभक्ति प्रत्यय का लोप होकर दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द रहेंगे, एक नए शब्द का निर्माण करेगा या नए पद का निर्माण करेंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास समास कहलाता है। ठीक है, अगर हम सरल शब्दों में कहने की अगर बात करें तो समास क्या एक व्याकरणिक प्रक्रिया होता है, मतलब एक पूरा ग्रामेटिकल प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा मान ली लंबे कोई वाक्यांश है, आप उसे क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप में और सारगर्भित रूप में क्या कर सकते हैं, उसे लिखा जा सकता है। ये क्या कहलाता है, हमारे पास समास। तो समास के हमने आपको कई परिभाषा दे दिया, आपको जो सही लगे अपने हिसाब से जो पसंद आए उसे आप परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें उदाहरण के साथ। जैसे आपको मालूम होगा कि गंगा के किनारे का जो जल होता है उसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, गंगा जल। जैसे राजा का पुत्र होता है राजपूत, सात ऋषि को हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। ये कुछ हम लोग उदाहरण दे दिए कि समास ये है हमारे पास। तो समास क्या करता है, भाषा को संक्षिप्त बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, काव्यात्मक बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये समास के कुछ कार्य भी है जो आपको याद रखने हैं। अब इसी समास में अगर बात करें द्विगु समास के बारे में, तो जिस समास में संख्या सूचक शब्द, जिसमें बेसिकली अगर हम लोग संख्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है द्विगु समास कहते हैं। और उसके बाद का जो पद होता है, जो दूसरा शब्द होता है, वो दूसरा शब्द मिलकर विशेषण अथवा संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी पहला जो पद रहेगा हमारे पास है संख्या सूचक शब्द रहेगा या गणना बताने वाला शब्द रहेगा, और उसके बाद वाला जो दूसरा शब्द रहेगा वो बेसिकली हमारे पास विशेषण अथवा संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहा जाता है। अब इसकी देखिए कुछ विशेषताएं। इसमें पहला पद क्या होता है, संख्या या परिमाण सूचक होता है। द्वितीय पद क्या होता है, मोस्टली संज्ञा या फिर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण ये सभी चीजें आती होंगी। नहीं आता तो आप कह सकते हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सारे वीडियोस पड़े हुए, वहां पर आप देखिए तो हमने सब कुछ बताया हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें द्विगु समास की, तो यह समास बेसिकली क्या है, विशेषणवाची होता है, क्योंकि इसमें संख्या और उसके बाद के शब्दों से मिल से जो नया पद बनता है एक संक्षिप्त रूप में उस वस्तु या व्यक्ति को क्या करता है, बोध कराता है हमारे पास। जैसे आप देख सकते हैं त्रिलोक की बात करें तो तीन लोकों वाली, ठीक है, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला, द्वारका मतलब होता है अनेक द्वार वालों नगरी, सप्त ऋषि सात ऋषियों, मतलब देखिए यहाँ शब्द के सब में क्या है, सब पहले बात हमारे पास क्या संख्यावाचक शब्द है, बाकी में हमारे पास क्या संज्ञा है या फिर विशेषण है हमारे पास। द्विपद दो पांव वाला हमारे पास जिसे मनुष्य कहते हैं। तो आप खुद देखिए ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे पास द्विगु समास कहलाएंगे। अगर हम बात करें स्पष्टीकरण, अगर हम लोग बताना चाहे, यदि हम तीन लोग कहते हैं तो वाक्य लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे त्रिलोकी कह देते हैं शॉर्ट छोटा हो जाता है। चार भुजा वाला बोलिएगा उससे अच्छा शॉर्ट में चतुर्भुज बोल दीजिए। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, शब्दों को छोटा करके लिखना है, क्या समास कहलाता है, और यही द्विगु समास की विशेषता होती है। अगला हमारे पास है बहुब्री समास। ठीक है, अगर हम लोग परिभाषा से बात करते चलते हैं कि परिभाषा के रूप में जाए, तो जिस समास में बने हुए पद का अर्थ उसके किसी भी अंग से प्रत्यक्ष रूप ना निकल के बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या गुण के संकेत करता है, उसे बहुब्री समास कहते हैं। मैं बता रहा हूँ, इसे अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास जिस समास में बोला गया है, मान लीजिए कोई शब्द, उस पद का अर्थ या फिर उसके
जो भी अंग से कोई हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति या उसके गुण की हमें विशेषता मिलती है, जानकारी मिलती है, वो क्या कहलाता है? बहुब्रीही समास। जैसे उदाहरण देता हूँ, नीलकंठ, आपको खुद दिमाग में आ जाए नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? नीला गला। नीला गला नहीं है, बल्कि किसका बारे में बात किया जाए? भगवान विष्णु का नाम होता है बेसिकली। तो आपके मन में नीलकंठ मतलब नीला गला, नीला गला नहीं, ये भगवान विष्णु के संकेत सिर्फ बात करिएगा। भगवान शिव की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, बता रहा है। इसमें देखिए इसका प्रत्यक्ष अर्थ नहीं निकलता, बल्कि परोक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यह प्राय क्या होता है? विशेषणवाची होता है, जबकि आगे चल के ये संज्ञा का भी रूप ले सकता है। ठीक है। बहुव्रीही समास जो होता है हमारे पास साहित्य और काव्य में क्या होता है? इसका सबसे अधिक उपयोग होता है हमारे पास। इसमें उपमेय उपमान का बोध कराने वालों की शक्ति यहाँ पर देखने मिलती है। अब उदाहरण में बात करें तो नीलकंठ, नीला गले वाले, ठीक है, भगवान शिव जी। दशानन, 10 मुख वाला रावण हो गया। पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला श्री कृष्ण जी हो गया हमारे पास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला हो गया भगवान विष्णु। धवलगिरी, श्वेत पर्वत, हिमालय हो गया हमारे। मेघननी, हिरणों जैसी आंखों वाली नारी हो गया हमारे पास। तो ये सब इसके उदाहरण रहे हमारे पास। अगर हम स्पष्टीकरण में बात करें तो उदाहरण स्वरूप हमने देखा कि नीलकंठ जो है बेसिकली केवल गले का रंग नहीं बताता, बल्कि उसे क्या भगवान शिव जी का भी बोध होता है हमारा। इसी प्रकार दशानन सिर्फ 10 मुख नहीं, बल्कि किसका बोध करा रहा है? रावण। यानी एक्स्ट्रा जो चीज बताता है वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है बहुब्रीही समास होता है, देखिएगा। ठीक है। अगर इसी समास का महत्व की अगर बात करें तो समास के देखिए कुछ महत्व भी आपको याद रखने जो पेपर पूछे जा सकते हैं। पहला, इससे क्या होता है? भाषा की संक्षिप्तता होती है। आप समास से क्या कर सकते हैं? लंबे वाक्यों को क्या कर सकते हैं? छोटे हो सकते हैं हमारे पास। सौंदर्य वर्धन करता है, यानी काव्य और साहित्य में क्या होता है? इसमें अलंकारित जो प्रभाव उत्पन्न होता है। शुभ होता है, विचारों को इसमें सरल और स्पष्ट रूप से क्या व्यक्त किया जाता है। साहित्यिक प्रयोग की बात करें तो कवि, लेखक एवं वक्ता जो है समास का प्रयोग कर भाषा को क्या करता है? प्रभावशाली बनाने में कार्य करता है। तो ये थे समास के जो महत्व जो हमने आपको यहाँ पर बता दिए, और ये सवाल परीक्षा में आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, याद रखिए ये सवाल। अगला सवाल हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें एक आपको कह सकते हैं कथन दिया हुआ है। अब इस कथन का पल्लवन करना है। अब उम्मीद करता हूं कि आप सही बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियो को देख के आए होंगे, जिसमें हमने आपको पल्लवन पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर एक कथन है, इसका पल्लवन कैसे कर सकते हैं ये बताते हैं। जैसे क्या है? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। इस कथन को आपको पल्लवित करना है। ठीक है, आइए बताते हैं। सबसे पहले हम इसकी भूमिका के बारे में बात करें, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? मानव जीवन में जो परिश्रम और जो अभ्यास है उसका कोई विकल्प नहीं होता है। कोई भी कार्य चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, यदि अगर मनुष्य इस बात को ठान ले, या यदि मनुष्य क्या करे? धैर्यपूर्वक और निरंतर उस चीज का अभ्यास करता है, तो असंभव कार्य भी क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। इसी सत्य को संत जो कबीरदास जी ने, उन्होंने अपने दोह के बड़ी सरल शब्दों में कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात पे, ठीक है, जात पे सिल पर पड़त निशान। यह दोहा हमें सिखाता है कि अभ्यास और निरंतरता जो जीवन में हो तो सफलता की ये क्या होती? कुंजी होती है, यानी चाबी होती है हमारे पास। अब इस कथन का अगर हम आशय के बारे में बात करें तो कबीरदास जी का आशय यह है कि बार बार अगर किसी भी चीज पर अगर हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने से मूर्ख और जड़ व्यक्ति, बुद्धि वाला व्यक्ति भी होता है ना, वो भी विद्वान, ज्ञानी और कुशल बन सकता है। जिस प्रकार कुएं से पानी भरने के लिए रस्सी को आप बार बार आना जाना करते हैं तो कठोर पत्थर भी रहता है, उस पर निशान बन सकता है। उसी प्रकार अभ्यास से जो असंभव लगने वाली सभी चीजें, उस कार्य को भी आप सहज रूप से क्या कर सकते हैं? संपन्न बना सकते हैं। ये कबीरदास जी का कहने का आशय था। अब देखिए इस अभ्यास का महत्व क्या क्या हो सकता है, अगर इस स्टेटमेंट का क्या क्या हमारे जीवन में महत्व, इसके बारे में बात करें तो कठिन से कठिन जो कार्य है वो क्या हो सकता है? हमारे पास सरल हो सकता है। जब कोई आप मान लीजिए नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो कठिन प्रतीत होता है, परंतु अगर आप निरंतर अभ्यास करने से धीरे धीरे वही कार्य क्या होगा? सहज और सरल लगने लगे। जैसे मैं आपसे बच्चों को अपने हिसाब से उदाहरण देता हूँ। आपसे बच्चे क्या करते हैं? मार्केट से कोई भी गेस्ट पेपर खरीद लेते हैं। मैं बता रहा हूँ ऑन ग्राउंड आपसे बच्चे 100% छात्र छात्रा यही करते होंगे, आपसे बच्चे भी। तो आप क्या करते हैं? बिना बेसिकली सिलेबस देखे, बिना कोई चीज देखे आपको लगता है कि हाँ उस गेस्ट पेपर को अगर आपने पढ़ लिया तो आप पास हो जाइएगा, लेकिन ये गलत है। ये पूरी ये जो थ्योरी रहता है ये आपका गलत है। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, आपको मालूम है कि जो भी 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया जो भी गेस्ट पेपर लेता हूँ भाई, उसमें इतना चीजें नहीं रहता कि आपके एग्जामिनेशन 50 नंबर को दिलवा सके। अगर 50 नंबर आ ही जाता तो आप सही बच्चों को मुझसे पढ़ने की आवश्यकता फिर क्यों पड़ती है? आप खुद ही सोचो ना। वो तो हर साल आता है, कितने सारे गेस्ट पेपर सब कुछ आता है, तो फिर आपको पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ता है? इसीलिए आप सही बच्चों को मैं बोलूंगा कि अगर आप सही बच्चे अभी धीरे धीरे करके, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना। मैं आपको वास्तविकता बता
पढ़ाता हूँ, मैं भी आपसे बच्चों को पढ़ाने से पहले ये सारी की सारी चीज़ मैं खुद आपके लिए रिवाइज नहीं कराता, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते सीख जाऊँ कि हाँ कैसे समझाना है आप सभी बच्चों को। तो अगर आप भी खुद ब खुद क्या करते हैं, बस समझते चले जाते हैं ना, तो आप पेपर में खुद से खुद लिख के आइए, ये बात याद रखिए। यानी अगर आप कोई भी नया चीज़ शुरू कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए ये चीज़ यहाँ शुरू करें, तो अपने में देखिए धीरे धीरे परिवर्तन होने निकलेगा। यही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है कि कठिन से कठिन कार्य भी आप क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अगला हमारे पास है धैर्य और निरंतरता का परिचय। अभ्यास का फल तभी मिलता है जब मनुष्य क्या रहता है, मनुष्य के जीवन धैर्य रहेगा और निरंतरता बनाए रखेगा। एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करने सफलता है, लेकिन जैसे किसान को फसल उगाने के लिए महीने तक खेत की देखभाल करनी पड़ती है और उसके बाद जब फसल निकलता है तो आपको मालूम है। ठीक है, अगला है आत्मविश्वास की, इससे क्या होती है, वृद्धि होती है हमारे पास। अभ्यास से व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। जितना अधिक अभ्यास किया जाता है उतना ही व्यक्ति अधिक निपुण होगा और यही आत्मविश्वास उसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी क्या करेगा, सफल बनाता है। अगर हम बात करें उसके व्यक्तित्व के विकास में, तो अभ्यास न केवल किसी विशेष कार्य में दक्षता प्रदान करता है, बल्कि ये व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्ति जो कह सकते हैं व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और मेहनती और जो अभ्यासशील व्यक्ति होते हैं समाज में, ये क्या होते हैं, हमेशा सम्मान पाते, याद रखिएगा। अब इसके देखिए कुछ इतिहास और प्रेरणादायी उदाहरण के बाद बात करें, जिसमें आप एडिसन का नाम जानते होंगे। बल्ब का आविष्कार सबसे पहले करने वाले वो थॉमस अल्वा एडिसन थे, जिन्होंने 1000 बार प्रयोग किया, लेकिन अगर वो उस पर छोड़ देते हैं कि 1000 बार हो गया अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो जितना बार करते गए कुछ न कुछ सीखा और यही असफलताओं से वो निराश ना हुए, उन्होंने अपना क्या रखा, अभ्यास जारी रखा और लास्ट में उन्हें सफलता मिली। तानसेन की बात करें, संगीत के महान ज्ञाता जिन्हें आप जानते हैं, अनेक वर्षों तो उन्होंने साधना और अभ्यास किया, तब जाके वो इतने बड़े कह सकते हैं यहाँ पर संगीतकार बने थे। खिलाड़ी चाहे क्रिकेटर हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, खिलाड़ी रोज क्या करता है, अभ्यास करता है, तभी वो अंतरराष्ट्रीय देश का हमारे नाम रोशन करते हैं। अगर हम बात करें आपके विद्यार्थी जीवन में, जो विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करते हैं वही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। और आप सही बच्चों में से जो बच्चे हमारे बातों को फॉलो करते हैं, लगता है कि हाँ भाई ये सही बताते हैं, तो ही फॉलो करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ही वो सभी बच्चों का आज तक किसी पेपर में बैक नहीं लगा। लेकिन अभी कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे जग जाएंगे, फिर पढ़ के सो जाएंगे, बस इसलिए उनका कह सकते हैं किसी न किसी सेमेस्टर बैक लग भी जाता है इसी कारण से। अगला, ये व्यवहारिक जीवन में हमें शिक्षा प्रदान करता है। जैसे इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, छोटे छोटे निरंतर प्रयास बड़े परिणाम लेकर आते हैं। अभ्यास वो साधन है जिससे अज्ञान से ज्ञान, कमजोरी से शक्ति और असफलता से सफलता का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। अगर इसके उपसंहार की बात करें तो संत कबीरदास जी का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। जीवन में सफलता का कोई, याद रखिएगा, शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट से आप शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर आपको मार्केट पर रहना है या फिर कह सकते हैं लाइफ में कुछ पाना है, तो भैया आपको उस प्रकार का मेहनत भी करना। यही बता रहा है कि यहीं पर ये उपसंहार के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन है, संप्रेषण की परिभाषा लिखें तथा इसके जो शैलीगत नियम है उसको विस्तार से आपको बताने बोला गया। तो हमने आपको संप्रेषण पढ़ाया हुआ है कि संप्रेषण मतलब होता है हमारे पास अपने विचारों को या संदेश को, भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना। ये क्या कहलाता है हमारे पास, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये सरल शब्दों में कहा जाए तो जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति द्वारा से ग्रहण किया जाता है, ये क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। यानी दो पक्षों के बीच का सूचना, विचार, भावनाएं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये संप्रेषण के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब इसी संप्रेषण के कुछ शैलीगत नियम है, जिनमें पहला है हमारे पास स्पष्टता, यानी कि क्लियरिटी होना चाहिए, याद रखिएगा इसमें। तो संदेश स्पष्ट और सीधा होने चाहिए। इसमें आप जो भी बता रहे हो वो स्पष्ट और सीधा होगा, तभी लोग समझ पाएंगे। जटिल या उलझे हुए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जो पढ़ने वाले श्रोता है, पाठक जन है, उनका ध्यान भटक सकता है। जैसे मुझे कल रिपोर्ट देनी, कहना अधिक स्पष्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं रिपोर्ट समय से पहले तैयार की ले जाएगी, बंदोबस्त में बताया गया है। संक्षिप्तता यानी अधिक, अगर आप लोग क्या करें, लंबे शब्दों का जो संप्रेषण होता है वो बोझिल बना देता है, इसलिए जितना हो सके छोटा लेकिन सारगर्भित होना चाहिए हमारे पास। इसमें शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। शब्द, तथ्य और आंकड़े जो भी रहते हैं उसकी शुद्धता संप्रेषण की विश्वसनीयता को बनाए रखती है, जिससे गलत आंकड़े अगर आप अशुद्ध भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो श्रोता का ये विश्वास हमेशा तोड़ देती है, याद रखिएगा। शिष्टता, ठीक है, अगर संप्रेषण में विनम्रता और शिष्टाचार होना आवश्यक है। कठोर शब्द, अपमानजनक शब्द या फिर कोई भी अशिष्ट भाषा का संप्रेषण में यह हमेशा उसे क्या कर सकता है, असफल बना सकता है। देखिएगा 5वां नंबर पॉइंट है उपयोगिता, ठीक है। संप्रेषण का तरीका परिस्थिति और श्रोता के अनुसार होना चाहिए। जिससे बच्चे से बात करने भाषा अलग होती है, विद्वानों से करने का संवाद, ये सभी चीजें अलग होता है। 6वां नंबर पॉइंट है तार्किकता होनी चाहिए। संदेश तार्किक और क्रमबद्ध होना चाहिए। असंगठित विचार या जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे जिससे क्या होगा, संप्रेषण को ये कमजोर बना देता है।
प्रेरकता, अगर मोटिवेशन के बारे में बात करें तो संप्रेषण केवल जानकारी ही नहीं देता बल्कि सामने वाले को वो प्रेरित और प्रभावित करता भी है। प्रभावी संप्रेषण व्यक्ति के भीतर एक उत्साह और ऊर्जा यहाँ पर जगाता है। फिर अगला पॉइंट है पुनरावृत्ति से बचाव। संप्रेषण में बार बार एक ही बात को दोहराने क्या होता है, श्रोता को उबाऊ होने लगता है। इसलिए भाषा में हमेशा विविधता और कुछ न कुछ नया चीज होना चाहिए। भावनात्मक संतुलन होना चाहिए। संप्रेषण में भावनाएं अवश्य हो लेकिन अतिरिक्त ना हो। अगर अधिक होगा, अत्यधिक क्रोध, व्यंग या कटुता का संप्रेषण होगा तो इसे नकारात्मक बना देता है। 10वां नंबर पॉइंट है आधुनिक साधनों का प्रयोग। वर्तमान समय में ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीफोन, वीडियो कॉल जैसे तकनीकी साधनों के माध्यम से संप्रेषण होता है। इनका उपयोग करते समय हमें संक्षिप्तता, स्पष्टता और कह सकते हैं शिष्टता का पालन करना आवश्यक है। तो संप्रेषण मानव जीवन का एक हमारे का अभिन्न अंग है। यह केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं बल्कि समाज में परस्पर सहयोग और समझ बढ़ाने का एक साधन होता है। प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संदेश जो होना चाहिए स्पष्ट, संक्षिप्त, ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये हमने आपको बता दिए, वही यहाँ पर लिख के दिए आप सभी बच्चों को। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए 3 सवाल जो पेपर में पूछा जाएगा 45 नंबर के लिए। हर सवाल 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के जाइएगा। बस कुछ मत करना है, आप अपने एग्जामिनेशन से पहले बस कान में हेडफोन लगा लेना, 1.5x की स्पीड में वीडियो को चला लेना, खुद ब खुद आप पेपर देखने लिख के आ जाओगे और आपको 50 में से 45 मिल जाएगा। बोले भाई 50 क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप सही बच्चों पूरा सिलेबस कवर करिएगा तो ही जाके 5 नंबर का MCQ बन सकता है आपको। इसलिए अगर 50 में 50 चाहिए तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके उसको देख लीजिए, आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करते हैं, अगर आपको शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है हेल्पफुल है। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, जो भी विचार लगता है अपने बता सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।